माँ के हालात तो पहले से ही अच्छे नहीं हैं। इस हादसे के बाद क्या भरोसा कितने दिन जी पाए। और कनिका, जो आज तक अपने ही पति का विरोध ना कर पाई, वह दुनिया की हवस भरी निगाहों का कैसे सामना कर पाएगी। लंदन से इंडिया की ओर आने वाला विमान विमानतल पर उतरने को तैयार था। विमान परिचारिका घोषणा कर रही थी, यात्रीगण कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले। अचानक श्रेया की तंद्रा भंग हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक नज़र गोद में सो रही नन्ही बेटी परी की ओर देखा। ये मासूम कितनी बेखबर है जिंदगी में हुए हादसों से। ये नहीं जानती नियति ने उससे जीवन की धूप से बचाने वाला वह छायादार दरख्त छीन लिया है। हाय, नन्ही सी मेरी बच्ची कैसे जान पाएगी पिता का साया क्या होता है। इस दूध मुही बच्ची पर भी तरस नहीं खाया प्रकृति ने। कितनी खुशी से उसने अरविंद के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी। अरविंद भी एक अच्छे और समझदार पति साबित हुए थे। उसे याद आ रहा है वह वक्त जब अरविंद के साथ उसका ब्याह तय हुआ था। उस समय कितना डर गई थी वह। एक तो रईस ठाकुरों के खानदान से उसका रिश्ता जुड़ने जा रहा था। उस पर विदेश का ना जाने कितना रंग चढ़ा होगा उन पर। कल्पना मात्र से कांप जाती थी वह। राजस्थान के एक छोटे से गांव जड़ावता की रहने वाली मध्य वर्गीय परिवार की ग्रेजुएट पास श्रेया कैसे निर्वाह कर पाएगी। मगर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसकी वे सारी कल्पनाएं थोथी साबित हुई। अरविंद उसकी कल्पनाओं से कहीं बेहतर साबित हुआ। उन्होंने न केवल ऊंची पढ़ाई हासिल की थी, बल्कि उनके व्यवहार में भी ऊंचाइयां थीं। अरविंद हमेशा ध्यान रखते कि कहीं श्रेया को अकेलापन महसूस ना हो। लंदन जाते ही उन्होंने वहाँ के अच्छे भारतीय परिवारों से उसकी जान पहचान करा दी थी, जिन्होंने पराई जमीन पर अपनेपन का एहसास दिया श्रेया को। फिर परिवार में बेटी परी का आना जश्न था उनकी जिंदगी में। कितनी धूमधाम से पार्टी दी थी अरविंद ने। सभी मिलने जुलने वालों ने ढेरों शुभकामनाएं से नवाजा था उसे, मगर किसी की मंगल कामना काम ना आई। परी 10 माह की भी नहीं हुई थी कि ऑफिस से लौटते हुए अरविंद की कार सड़क हादसे की शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि श्रेया की जिंदगी के सारे रंग छीन ले गया और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार दे गया माँ बेटी को। बेटा 7 समंदर पार ही सही उसकी सलामती तसल्ली देती थी एक माँ के दिल को, मगर इस हादसे ने ठकुराइन को जिंदा लाश बना दिया। उसकी सारी ताकत मानो बेटे के साथ चली गई। वह अपनी बोलने की शक्ति खो बैठी। बस बिस्तर पर पड़ी पड़ी आंखों से आंसू बहाती रहती। अरविंद के दोस्तों ने उसका अंतिम संस्कार तो वहीं कर दिया। आज श्रेया बाकी के कर्मकांड को संपन्न करने हेतु भारत आई है। विमान हवाई अड्डे के जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, श्रेया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कैसे जिएगी वह परिवार वालों के सामने। स्वयं को अपराधिनी महसूस कर रही थी वह। कभी शोला श्रृंगार कर इसी हवाई अड्डे से अपना नया संसार रचने चली थी। आज अपना सारा सुहाग उस धरती पर लुटाकर तमाम उदासियों को अपने दामन में समेटे लौट रही है। खैर, विमान अड्डे पर रुका। परिवार वाले बेसब्री से श्रेया का इंतजार कर रहे थे। श्रेया एक हाथ में नन्ही बेटी को संभाले, दूसरे में अरविंद का अस्थि कलश थामे विमान से बाहर उतरी। हवाई अड्डे से बाहर आते ही श्रेया को माँ पापा दिखाई दिए। उधर अरविंद के छोटे भाई कुंवर प्रताप ने दौड़कर उसके हाथ से अस्थि कलश ले लिया, तो श्रेया के भाई ने नन्ही परी को। जन्मदात्री के आंसू नहीं रुक रहे थे। कैसे ढाढ़स बंधाए अपनी बेटी को। शब्द और हिम्मत दोनों ही हार रहे थे। पलकों पर बैठाए रखने वाले पापा का बुरा हाल था। कैसे उनकी मासूम बच्ची 7 समंदर पार अकेले इतने बड़े संकट को झेल पाई।
धिक्कार है, पिता होकर भी वे दुख को इस घड़ी में बेटी के साथ नहीं थे। श्रेया दौड़कर माँ पापा के सीने से लिपट गई। आखिर इतने दिनों चट्टान बनी श्रेया माता पिता की प्यार की आंच पाकर मोम की तरह पिघलती चली गई। आज अपनों को देख उसके दिल का सारा गुबार आंसू की धारा में बहने लगा। माँ, हाय मेरी बच्ची, कैसे इतनी दूर अकेली इतना बड़ा दुख सहती रही। मेरी फूल सी बच्ची पर जरा भी रहम ना किया। अरे इस नन्ही बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो एक बेटी होते ही सिर से बाप का साया तक छीन लिया। उजड़ी मांग और जिंदगी के सारे रंग खो चुकी श्रेया ससुराल पहुंची तो सासू माँ को निष्प्राण देख उसका जी भर आया। ठकुराइन बिस्तर पर पड़े पड़े कभी बहू की उजड़ी मांग को देखती तो कभी नन्ही पोती को। बस बहते आंसू ही उसका व्यथा कह पा रहे थे, और कर भी क्या सकती थी वह। अपने और परी के प्रति घर वालों का स्नेह देख श्रेया को तसल्ली थी कि वह अपनी जमीन पर अपनों के बीच लौट आई। अब भला विदेश जाकर वह क्या करेगी। वहाँ अरविंद के संग बीते पलों के अलावा और क्या रखा है। वे यादें तो उसके जीवन का अटूट हिस्सा है, वह कहीं भी रहे यादें तो उसके साथ रहनी ही है। यहाँ रहकर वह अरविंद के परिवार का हिस्सा बनी रहेगी। बेटी को भी स्नेह की छाँव मिलेगी। ठाकुरों की ठकुराई भले ही चली गई हो, मगर आज भी अरविंद का परिवार गांव का ठाकुर कहलाता है। बड़े घर के नाम से सभी सम्मान करते हैं उस परिवार का। कम से कम एक सुरक्षा का हाथ तो उसके सिर पर रहेगा। उसे और क्या चाहिए। उसने सोचा कि पत्र लिख देगी लंदन में अपने मित्रों को कि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दे। अब वह लंदन नहीं आएगी। अपनी ओर से श्रेया पूरी कोशिश करती परिवार में घुलने मिलने की। कुंवर प्रताप के बेटे को भी परी बहुत भाती। दोनों बच्चों के अबोध प्यार को देख श्रेया को सुकून था। यह रिश्ता यूं ही बना रहा। आखिर यही तो चाहती थी वह। कनिका भी उसका बहुत मान करती। हर बात में जीजी ऐसा जीजी वैसा। सवा महीना होते ही श्रेया के मायके से दहलीज छुड़ाने की रस्म पूरी कराने उसके पिताजी आ पहुंचे, और श्रेया 8 दिन मायके में रहकर फिर ससुराल लौट आई। विदेश में रहकर भी वह नहीं भूली थी कि अब ससुराल ही उसका घर है। उसकी निष्ठा अब उस घर के प्रति है। आखिर यही संस्कार तो पाए थे उसने कि ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। देहरी छुड़ाकर लौटी श्रेया ने महसूस किया कि घर के माहौल में कुछ परिवर्तन हुआ है। जाने क्यों अब उसे आसपास की हवा उतनी साफ नजर नहीं आ रही थी। कहीं कुछ घुटा घुटा सा लगता था। हवाओं में उलझे जाल नजर आते। कभी लगता वह जाल उसे ही उलझाने के लिए तैयार किया गया है, तो वहीं दीवारों में कहीं कुछ दरार सी लगता कहीं कुछ है जो उसके खिलाफ पक रहा है। ठाकुर साहब अब अक्सर उसके सामने आने से कतराते। उनकी बातों में अब वह अपनेपन का एहसास नहीं होता, और कुंवर प्रताप उससे तो उसकी बातें वैसे भी कम ही हो पाती थी। एक तो शादी के 15 दिन बाद ही लंदन के लिए रवाना हो गई थी। दूसरे, अरविंद के मुंह से सुन चुकी थी कि कुंवर प्रताप पर ठाकुरों वाला पूरा असर है। खैर, वक्त से वफादारी की उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी। फिर भी मन को समझा रही थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक शाम अचानक ठाकुर साहब बोले, बेटा कनिका, मुझे तेरे मायके में कुछ काम है, कल तक लौट आऊँगा। चाह रहा था तू भी चल देती, अपने माँ बापू से मिल लेती। कनिका आखिर भोली। ठाकुरों की चाल भला क्या समझती। माँ बाप के स्नेह की डोर वैसे भी बड़ी रेशमी होती है। कनिका मायके का लोभ संवरण ना कर सकी और झट से श्रेया से बोली, जी साल भर हो गया माँ पापा से मिले, आप कहे तो मैं हो आऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक दिन की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज ने यूं ही नारी को छली कह बदनाम कर रखा है, जबकि
एक पहलू यह भी है, पुरुषों की कुटिलता की थाह के लिए पानी भी उतना ही दुर्लभ है। रात रसोई के काम से निबटकर श्रेया सासू माँ के कमरे में परी के साथ लेटी थी कि कुंवर प्रताप के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। ओह, मर गया माँ, लगता है अब नहीं बचूंगा। मेरा सिर जोरों से दर्द कर रहा है, कुछ मिल जाता लगाने को। श्रेया तुरंत उठकर बाम की शीशी ले आई और बोली, लाइए मैं लगा दूं। और श्रेया कुंवर प्रताप के सिर पर बाम लगा रही थी। वह कभी उसके हाथ को पकड़कर कहता, जरा जोर से, हाँ हाँ यहाँ, और जोर से। अपनत्व में पड़ी श्रेया बेचारी कुंवर प्रताप के मन में बसे भावों को समझ नहीं पाई। अगले ही पल उसे कुछ संदेह हुआ। श्रेया संभलती तब तक कुंवर प्रताप उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। श्रेया बहुत चीखी चिल्लाई, कितनी गुहार लगाई, माँ जी बचाइए, छोड़ दो प्रताप भैया, मैं तुम्हारे भाई की अमानत हूँ। रिश्तों की दुहाई दी, मगर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही। कुंवर प्रताप पर हवस का नशा चढ़ चुका था। श्रेया की चीख पुकार रात के अंधेरे में कोठी की दीवारों से ही थपेड़े खाकर गुम होती जा रही थी। माँ जी सुन रही थी मगर बेबस थी। आखिर ठाकुर की अयासी के छींटों ने उसके दामन को दागदार कर दिया। श्रेया ने बहुत बचने की कोशिश की, मगर कहाँ वह हट्टा खट्टा ठाकुर, कहाँ वह नाजुक सी श्रेया। मुकाबला करती भी तो कैसे, कब तक। श्रेया जैसे तैसे खुद को समेटे सासू माँ के सीने पर जा गिरी। माँ जी, देखिए ना क्या हुआ मेरे साथ, मैं यह सब सोचकर तो नहीं आई थी यहाँ। बताइए न माँ जी, मैं कहाँ गलत थी। माँ बोलिए ना। ठकुराइन आंखों से अपनी वेदना जताने के और कर भी क्या सकती थी। मन ही मन सोच रही थी कि आज तो वह बेबस है, मगर तब जब वह बोल और चल फिर सकती थी। उसकी आंखों के सामने ठाकुर ने जाने कितनी अबलाओं को अपने बिस्तर की सलवटों में रौंदा। क्या कर पाई थी वह, कुछ भी तो नहीं। हम ठकुराइनों की हुकूमत तो बस अपने नौकरों चाकरों तक ही रहती है। पति के आगे तो हमारा अपना कुछ भी निजित्व नहीं। आज शायद उसी खामोशी की सजा पा रही है वह। चाह कर भी अपनी बहू की अस्मत ना बचा सकी। उसकी पीड़ा देखिए कि वह प्यार से उसकी सिर पर हाथ भी ना रख सकी। श्रेया कहे जा रही थी, माँ, मैं तो जमाने की बुरी नज़रों से बचने के लिए आपकी शरण में आई थी। मुझे क्या पता था यहाँ उल्टे मुझको यह सब। क्या हो गया माँ। ठकुराइन जो खुद ही एक जिंदा लाश की तरह मात्र थी, भला क्या मदद कर सकती थी उसकी। श्रेया रात भर रोती रही। उसे अरविंद बहुत याद आ रहा था। कहाँ वह नारी के प्रति सुलभ दृष्टि रखने वाला, कहाँ कुंवर प्रताप। आश्चर्य, यह उसी का भाई है। सच कह रहा था अरविंद ने कि कुंवर प्रताप में ठाकुरों वाली बुद्धि है, मगर मुझे ही शिकार होना था। श्रेया बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि ठाकुर साहब के आते ही उनसे फरियाद करेगी। वे ही दुरुस्त करेंगे इसकी अक्ल। अपने स्वर्गीय बेटे की धरोहर के साथ ऐसा अनाचार वे जरूर सजा देंगे उसे। ठाकुर के आते ही श्रेया ने रो रो कर सारी व्यथा बयान कर दी। ठाकुर ने सुनते ही कुंवर प्रताप पर दहाड़ना शुरू कर दिया। क्या क्या ना कहा, सिर्फ हाथ उठाना भर रह गया था। श्रेया तो डर गई थी कहीं बात खतरनाक मोड़ ना अख्तियार कर ले। वे श्रेया को देख बोले जा रहे थे, बेटी, क्या करूं इस नामुराद को। अब तो तू ही कह, इस बुढ़ापे में एक यही तो आसरा है हमारा। घर से निकाल भी नहीं सकता उसे। नारी मन भावुक होता है, फिर बाप जैसे रिश्ते पर तो संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर उससे पावन रिश्ता और कौन सा है। श्रेया का निश्चल मन सोच भी नहीं पाया कि ये सब ठाकुर साहब के घड़ियाली आंसू है। उसे कहीं से कुछ अप्रत्याशित ना लगा, बल्कि वह तो डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो ठाकुर साहब गुस्से में कोई कठोर कदम उठा बैठे और लोग कहे, ऐसी बहू आई कि एक बेटे को खा गई
चैन न आया तो दूसरे बेटे को भी छीन लिया। वह बेचारी तो उल्टे खुद को कनिका का गुनहगार समझ रही थी। कनिका के मन में अपने लिए कोई मैल पैदा ना हो, सो उससे भी अपनी सफाई पेश की। तब कनिका ने आंखों में आंसू भर इतना ही कहा, मैं जानती हूँ जीजी, आप निर्दोष हैं। श्रेया अवाक कनिका को देखती रही। इस घटना को तकदीर का लेखा मान भीतर ही भीतर घुल रही थी श्रेया। एक ही छत के नीचे अपनी अस्मत के लुटेरे के साथ रहना कितना त्रास था उसके लिए। वह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि क्या करे, यहाँ रहना उचित होगा या नहीं। असमंजस में थी श्रेया। मन तो किया था उसी पल यह घर छोड़ दे, मगर अरविंद के माता पिता क्या सोचेंगे। बेटा तो गया, बहू भी उन्हें छोड़ गई। जो हुआ उसमें भला उनका क्या दोष। अनचाही दिशा में ही सही, वक्त का दरिया अपनी गति से बह रहा था। सप्ताह भी ना बीता था कि एक दिन रात में सासू माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर श्रेया ने सोचा ठाकुर साहब को बुला लाऊं। जैसे ही वह उनके कमरे में करीब पहुंची, उसे कुछ खुसुर फुसुर की आवाज़ें सुनाई दी। उसने घड़ी देखी, रात के 2:15 बज रहे थे। इस वक्त बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? कौन हो सकता है उनके कमरे में? कौन है इतनी रात गए? बाबूजी किसी से बातें कर रहे थे। यह सब सोच श्रेया दरवाजा से झांकने लगी। देखा अंदर कुंवर प्रताप और बाबूजी में बातें चल रही थी। एक पल को श्रेया ने सोचा लौट जाए। वैसे भी कुंवर प्रताप को देखते ही उसका खून खौल जाता है, मगर जैसे ही वह जाने को हुई, उसके कानों में आवाज़ टकराई। क्या करता, साली मानती ही नहीं थी, बड़ी सावित्री बन रही थी। तुम्हारे भाई की ब्याहता हूँ, छोड़ दो मुझे। एक पल को श्रेया पत्थर हो गई, मानो कोई भारी चीज उसके सिर पर दे मारी गई है। यह तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। शायद बाबूजी कुंवर प्रताप को डांट रहे हैं। यह सोच उसका मन जानने को इच्छुक हुआ। अरे नालायक, तुझसे किसने कहा था पहली ही बार में मांस नोचने को? अरे जानता नहीं, वह परदेश रह आई है, नजाकत वाली बनती है। उसके मिजाज को समझकर वैसा पासा फेंकना था। पहले उसे अपनी गिरफ्त में लेता, प्यार से बहलाता फुसलाता। तूने तो पहली बार में जवानी का जोर दिखा दिया, सारी किया धरा गुड़ गोबर कर दिया। अब कोई और उपाय खोजना होगा। अब क्या करे? अरे तू ठाकुरों की औलाद है, एक औरत भी काबू ना हो पाई तुझसे। प्यार से नहीं तो धिक्कार के। समझ रहा है ना मेरी बात? अरे एक विधवा को काबू करने में इतना सोच रहा है? ज़्यादा सोच मत, मोम को पिघलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और फिर विदेश में रही है, ज़्यादा ऊंच नीच का विचार वह भी नहीं करेगी। सोच ले, अगर निकल गई ना चिड़िया हाथ से तो फिर बस आधी जायदाद गई, समझ ले। अच्छा है नाग फन फैलाए, इससे पहले उसे कुचल देना चाहिए। पड़ी रहेगी घर में रखैल बनकर। तुमको लगता है बाबूजी वह मानेगी? अरे मानेगी, मानेगी कैसे नहीं। अरे 4 अक्षर पढ़ी है, देर से सही बात समझ आएगी। जरा प्यार से मना, मान जाएगी। जानती है विधवा का कोई ठौर नहीं। ये पाँव की जूती अरविंद ने सिर चढ़ा ली है, सो थोड़ी परेशानी तो होगी। और जो फिर भी ना हाथ आई, चुप्पी तोड़ी तो क्या? घर के पिछवाड़े 2 गज जमीन की कमी नहीं, दोनों माँ बेटी के लिए। एक तो बेटी पैदा की, अरविंद का कोई नाम लेवा भी नहीं जना। सोचेंगे 2 गज जमीन उसी के नाम की। ऐसे कितनों को सुकून दिया है हमने, क्या तू नहीं जानता? चुप्पी तोड़ेगी तो सजा तो भुगतनी ही होगी। फिर लोग पूछेंगे कहाँ गई बहू? तो क्या कहेंगे? कह देंगे विदेश में कोई आशिक होगा जिसके संग भाग गई, कुल को कलंक लगा गई। अरे जिंदा रहेगी तो हमारे लिए आफत ही पैदा करेगी। छी, इतनी गंदी बात कोई ससुर अपनी बहू के लिए कैसे कह सकता है? श्रेया पत्थर हो गई। बाबूजी का ऐसा घिनौना रूप, जिसे वट वृक्ष समझ उसकी छांव में आश्रय की तलाश में आई थी, वह नागफनी बन उसे लहूलुहान कर गया।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई इस हद तक गिर सकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। ऊंची हवेली में रहने वाले ठाकुरों का घिनौना सच आज श्रेया के सामने था। श्रेया किसी से कहती भी तो शायद कोई यकीन न करता। खुद उसे ही यकीन करने में कितना वक्त लगा कि बाप समान ससुर एक जरा सी दौलत की खातिर अपने ही मरे बेटे की स्मृतियों के साथ घृणित षड्यंत्र खेल रहा है। और वह भाई समान देवर। कहते हैं कि भाई बायां हाथ होता है, उसको खोना जीवन की आधी उपलब्धि को खोना है। मगर यहाँ तो आंखों पर दौलत का ऐसा मोटा चश्मा चढ़ा है कि मातम भी जश्न दिखाई दे रहा है उन्हें। उफ, वह तो सोचकर आई थी कि अरविंद के जाने के बाद उसके परिवार वाले अपने बेटे की इस निशानी को सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। पिता का साया उठ गया तो क्या, कम से कम दादा दादी चाचा चाची का हाथ तो होगा उसके सिर पर। वहाँ पराई जमीन पर तो वह अपने संस्कार ही भूल जाए शायद। कितनी गलत थी उसकी सोच तब। यहाँ तो मानो इंसानियत मर गई है उनकी। आज दोनों माँ बेटी की जान के लाले पड़ गए हैं। उसने तो कभी दौलत की चाह भी नहीं की थी। वह तो बस आश्रय तलाशने आई थी, मगर नहीं जानती थी कि जिस वृक्ष की अपनी जड़ें खोखली हो वह भला दूसरों को क्या पनाह देगा। उसने सोच लिया अब वह यहाँ न रहेगी। सुबह उसने अपना सामान समेटा और परी को गोद में लेकर अचानक घोषणा कर दी कि वह मायके जा रही है, वहीं से नंदन के लिए रवाना हो जाएगी। ठाकुर और कुंवर प्रताप सकते में थे। यह स्क्रिप्ट तो उनके खेल में कहीं से कहीं तक ना थी। अचानक कैसे हो गया यह सब। दोनों बाप बेटे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। चिड़िया जाल से भाग जाना चाहती थी। ठाकुर की नजरें कुंवर प्रताप को घूर रही थी, कहीं इसने ही फिर कोई ऊंच नीच तो नहीं कर दी। वहीं कुंवर प्रताप सोच रहा था उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं। फिर अचानक श्रेया एक हाथ में परी को थामे दूसरी में एक अटैची लिए बाहर को निकल पड़ी। ठाकुर पुराना खिलाड़ी था, समझ गया यह चिड़िया अब हाथ ना आने वाली है, सो उसने आखिरी चाल चली। बहू, जब तुमने सोच ही लिया है जाने का तो ठीक है, चलो तुम्हें मायके तक छोड़ दे। श्रेया के कानों में रात ठाकुर के कहे शब्द गूंज रहे थे कि हवेली के पीछे 2 गज जमीन की कमी नहीं। वह एकदम चीख कर बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊंगी, आप तकलीफ ना करें। और उसने एक हाथ से सूटकेस और दूसरे हाथ में परी को थाम तेजी से बाहर आ गई। ठाकुर की आंखें अंगार बरसा रही थी। एक मामूली सी औरत उनकी शह को मात दे गई। क्या करे, कैसे बात को संभाला जाए। कोई सूरत नजर ना आने पर ठाकुर बोला, अरे कुंवर प्रताप, बहू अकेले जा रही है, जानता नहीं आजकल रास्ते में कितने हादसे होते रहते हैं। चल, कम से कम उसे बस में तो बैठा आए। दोनों घर से बाहर आए तब तक श्रेया ऑटो में बैठ चुकी थी। दोनों ने तेजी से उसका पीछा किया। श्रेया ने देखा कार उसका पीछा कर रही है। वह समझ गई कि दोनों बाप बेटे किसी भी हद तक जा सकते हैं। श्रेया जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच जाना चाहती थी। जैसे जैसे उनकी कार श्रेया के ऑटो के करीब आती जा रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह परी को गोद में भींचे प्रकृति को याद कर रही थी। भैया, जरा तेज चलाओ ना, वह कार हमें ओवरटेक ना कर पाए। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना। कोशिश करता हूँ मैडम। आज ठाकुर साहब और कुंवर प्रताप सिंह श्रेया को साक्षात यमदूत नजर आ रहे थे। यों मृत्यु के करीब देख उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर ने ऑटो की रफ्तार तेज की ही थी कि सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया। ची चर की आवाज़ के साथ एक जोरदार ब्रेक लगाते हुए ड्राइवर ने ऑटो को टर्न किया। ऑटो ट्रक के दूसरी ओर जा पड़ा और तेज रफ्तार से ऑटो का पीछा करती ठाकुर की एक
कार ट्रक में जा घुसी और प्रकृति का न्याय सामने था। उसे शायद आज दया आ गई थी उस बेबस माँ बेटी पर। उनकी जान लेने चले दोनों नरभक्षी स्वयं मौत के मुंह में चले गए थे। श्रेया ने चैन की सांस ली, मगर परिवार के लिए दूसरा बड़ा हादसा था। 2 माह के भीतर घर के तीनों मर्द चले गए। गांव में गहरे शोक की लहर दौड़ गई। कोठी में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग अफसोस कर रहे थे कि इस घर को देखो, कोई मर्द नहीं, 3-3 विधवाएं, मानो तीनों अभिशापित हो। कैसे संभालेगी खुद को? पुरुष चाहे कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, समाज की आंखों में वह स्त्री का रक्षक होता है। मगर कैसे समझाए श्रेया उस समाज को कि यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने हुए थे। हम अपने ही घर में खुद को महफूज नहीं पा रही थी। सभी इस हादसे के लिए प्रकृति को दोषी ठहरा रहे थे। श्रेया, जो इस हादसे की चश्मदीद गवाह थी, जानती थी कि यह हादसा नहीं, ना ही प्रकृति इसके लिए दोषी है। श्रेया ही क्यों, घर की अन्य महिलाएं भी हादसे के पीछे छिपे कारण से भली भांति परिचित थी। आखिर वे भी बरसों से इस नरक को झेल रही थी, मगर घर की बिखरती लाज के डर से होठों को सी लिया था। पुरुष प्रधान समाज ने नारी को अबला ही नहीं, बल्कि अपनी साधिकार कामना पूर्ति का साधन माना है। दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका था। आज कोठी में एक भयानक सा सन्नाटा था, जैसे एक तूफान आया और अपने साथ सबका चैन व सुकून लूटकर ले गया। रात कमरे में बैठी श्रेया अपने लंदन के मित्रों को पत्र लिख रही थी कि वह अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहती है। अब उसे यहीं रहना है, इंडिया में। इस हादसे ने उसे ना चाहते हुए भी विवश कर दिया है यहाँ रहने के लिए। माँ के हालात तो पहले से ही अच्छे नहीं। इस हादसे के बाद क्या भरोसा कितने दिन निकल पाए। बची कनिका, जो आज तक अपने ही पति का विरोध ना कर पाई, वह दुनिया की हवस भरी निगाहों को कैसे सामना कर पाएगी। अरविंद नहीं है तो उनकी जगह अब उसे ही यह जिम्मेदारी निभानी है। कनिका और उसके बेटे की जिम्मेदारी आखिर उसकी ही तो है। वह नहीं चाहती थी कि जिस दर्द से वह गुजरी है, उससे कनिका भी गुजरे। आखिर दर्द का ही सही, रिश्ता तो है उसका इस घर से। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।